इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मूवी की कहानी को एक बूढ़ा व्यक्ति सुना रहा होता है जिसका नाम आनंद होता है। अब मूवी के सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि आनंद को हॉस्पिटलाइज किया गया है क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उनसे मिलने के लिए उनका बेटा विजेंद्र वहाँ पर आया हुआ था। वहीं न्यूज एडिटर दीपा और बाकी लोग भी आनंद से मिलने के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे। यहाँ पर आनंद की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से सब लोगों को लगता था कि वो अब केजीएफ की पूरी कहानी को कभी नहीं सुना पाएंगे। अब उन लोगों के केजीएफ की कहानी को जानने के प्रति इतनी उत्सुकता देखकर विजेंद्र आगे की कहानी उन्हें सुनाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद अब सब लोग आनंद के ऑफिस में जाते हैं। यहाँ पर सब लोग केजीएफ की कहानी के 2 भाग को ढूंढने लगते हैं। अब काफी ढूंढने के बाद उन्हें वो किताब मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एडिटर दीपा की टीम के कुछ लोग रॉकी की सच्चाई का पता लगाने के लिए आनंद के बताई जगह पर खुदाई करते हैं। यहाँ पर उन्हें रॉकी की एक बड़ी सी मूर्ति मिलती है जिससे वो समझ जाते हैं कि रॉकी की कहानी कोई फिक्शन नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। जिसके बाद अब सीन फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गरुणा को मारने के बाद रॉकी वहाँ पर काम करने वाले गुलामों की मदद से गरुणा को सारे आदमियों को भी मार देता है और फिर वो केजीएफ पर अपना कब्जा कर लेता है। अब गरुणा के मरने के बाद रॉकी को केजीएफ भेजने वाले सारे लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि केजीएफ पर अब गरुणा का भाई विराट राज कर रहा होगा, लेकिन जब वो लोग केजीएफ पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि रॉकी ने तो विराट को भी मार दिया है और अब केजीएफ पर रॉकी का राज है। ये जानने के बाद कमल रॉकी को उल्टा सीधा कहने लगता है जो रॉकी को बर्दाश्त नहीं होता है और वह तुरंत ही कमल को शूट कर देता है। यह देखकर सब लोगों की सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। जिसके बाद अब रॉकी अपनी प्रेमिका रानी को वहाँ से लेकर अपने महल में आ जाता है। वहीं रीना के पिता राजेंद्र देसाई भी रॉकी को कुछ बोल नहीं पाते हैं। यहाँ अब केजीएफ में लोगों की जिंदगी काफी अच्छी हो गई होती है। अब लोग वहाँ पर गुलामों की तरह नहीं रह रहे होते हैं। यहाँ के लोगों के लिए रॉकी ने यहाँ पर खाने पीने दवाइयों और पढ़ाई की सभी व्यवस्था कर दी थी। इस वजह से केजीएफ में लोग रॉकी को अपना भगवान मानने लग गए। नेक्स्ट सीन में हम वनराम को देखते हैं जिसे रॉकी ने एक कैद खाने में बंद करके रखा हुआ था। वनराम केजीएफ किले का सेनापति था जो गरुणा के लिए काम करता था। वहीं रॉकी अब चाहता था कि वनराम जो काम गरुणा के लिए कर रहा था वही काम वो उसके लिए करे जो वनराम मान जाता है और फिर वह वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग देने लगता है। जिसके बाद अब रॉकी एक बार फिर से अपने पार्टनर्स की मीटिंग बुलाता है। इस मीटिंग में वो रेवल करता है कि केजीएफ में केवल सोने की एक खदान नहीं है बल्कि 9 खदान है, जो सुनकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल केजीएफ पार्ट फर्स्ट में जब रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था उसी दौरान उसे ये बात पता चल गई होती है। वहीं सूर्यवर्धन को भी ये बात पता होती है, लेकिन वह केवल एक ही सोने की खदान से सोना निकलवा रहा होता है ताकि वह सालों तक केजीएफ से सोना को निकलवाता रहे। जिसके बाद अब रॉकी सभी 9 माइंस को खुलवा देता है। वहीं अब वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों उन नए खदानों में जाने से डर रहे होते हैं, लेकिन जब रॉकी खुद ही खदानों में काम करने के लिए जाता है तब सभी लोग उसे देखकर जोश से भर जाते हैं और वो लोग भी बिना डरे खदान में काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू को देखते हैं जो रॉकी को केजीएफ की राजगद्दी से हटाना चाहते थे। इसके लिए वो सबसे पहले रमिका सेन को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे क्योंकि एक वही थी जो रॉकी के केजीएफ को तहस नहस कर सकती थी। लेकिन रमिका को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ये लोग सबसे पहले गुरु पांडियन जो कि रॉकी का ही बिजनेस पार्टनर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाना चाहते थे। इसके लिए वह दोनों बाकी के पॉलिटिशियंस को अपनी साइड कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ केजीएफ के खदान में खुदाई के दौरान एक तलवार मिलती है। यह तलवार सूर्यवर्धन के भाई अधीरा की होती है। इस तलवार को देखकर सब लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। दरअसल जब अधीरा केजीएफ में था तो उसने इसी तलवार से सैकड़ों लोगों को मारा होता है। जिसके बाद अब हम अधीरा को देखते हैं जो अपनी तलवार और केजीएफ को लेने के लिए अपने साथियों के साथ केजीएफ की ओर निकल पड़ता है। केजीएफ पहुंचने के बाद अधीरा सबसे पहले चेक पोस्ट फर्स्ट पर तैनात सभी लोगों को मारकर उस जगह पर कब्जा कर लेता है। जिसके बाद अब वो वहाँ से केजीएफ की किसी भी ट्रक को जाने नहीं देता था। अगर कोई भी ट्रक उस रास्ते से जाता तो वह उन लोगों पर हमला कर उन्हें मार देता था। अब क्योंकि केजीएफ के अंदर रॉकी को मारना इम्पॉसिबल होता है, इस वजह से रॉकी को मारने के लिए एंड्रयू और राजेंद्र प्रसाद जो कि अब अधीरा से मिल गया होता है, वो रॉकी को मारने के लिए उसे केजीएफ से बाहर निकालने का एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत वह रीना के फादर राजेंद्र देसाई को गोली मारकर उनका हत्या कर देते हैं। अब ये बात जब रीना को पता चलती है तब वो तुरंत ही अपने पिता की लाश को देखने के लिए केजीएफ से निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे अधीरा के लोग किडनैप कर लेते हैं। वहीं जब रॉकी को यह बात पता चलती है तब वो तुरंत ही रीना को बचाने के लिए निकल जाता है। वो अपने रास्ते में आने वाले अधीरा के लोगों को बहुत ही बुरी मौत मारता है, लेकिन अधीरा जो कि दूर पहाड़ से उस पर नजर रखे हुए होता है वो रॉकी पर गन से शूट कर देता है, जिससे रॉकी घायल होकर गिर जाता है। वहीं अब मुंबई में शेट्टी रॉकी के सारे साथियों को मार देता है। जिसके बाद वो रॉकी को कॉल करके उसका मजाक उड़ाता है। वहीं अब केजीएफ से कोई भी ट्रक अधीरा के डर से बाहर नहीं जाता है। इस वजह से अब केजीएफ के अंदर केवल 8 दिन का खाना बचा होता है। केजीएफ में इन सब प्रॉब्लम्स को देखकर रॉकी मुंबई में अपने चाचा कासिम के पास एक कॉल करके उन्हें एक काम करने के लिए कहता है। ये कासिम चाचा वही होते हैं जो बचपन से ही उसके
उसका साथ देते थे। जिसके बाद अब रॉकी ढेर सारा पैसा लेकर रीना के साथ वेकेशन मनाने के लिए एक हेलीकॉप्टर से केजीएफ से निकल जाता है। रॉकी को केजीएफ से जाता देखकर सब लोगों को लगता है कि रॉकी अधीरा से डरकर केजीएफ से भाग रहा है, लेकिन रॉकी एक शेर था और शेर हमला करने से पहले एक कदम पीछे लेता है और रॉकी भी वही कर रहा था। जिसके बाद अब रॉकी वेकेशन के नाम पर सऊदी जाकर सबसे पहले इनायत खलील से मिलता है। इनायत खलील वही होता है जो सेठी के साथ गोल्ड का बिजनेस कर रहा होता है। यहाँ पर रॉकी उसे अपने साथ बिजनेस करने का ऑफर देता है, लेकिन इनायत खलील उसे बिजनेस ऑफर को यह कहकर ठुकरा देता है कि अब तुम उतने पावरफुल नहीं रहे हो क्योंकि अब तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बचा है। लेकिन तभी खलील के पास एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि रॉकी ने उसके सारे बिजनेस पार्टनर और दोस्तों को मरवा दिया है जो उसके गोल्ड के सप्लायर थे। दरअसल इसी काम को करने के लिए ही रॉकी ने अपने चाचा कासिम को फोन किया था। जिसके बाद अब खलील के पास रॉकी के बिजनेस ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। नेक्स्ट सीन में रॉकी केजीएफ पहुंचकर ट्रक को फिर से केजीएफ से बाहर निकालने के लिए कहता है। अब रास्ते में अधीरा और उसके लोगों की नजर जब ट्रक पर पड़ती है तब वो सब उन पर हमला करने जाते हैं, लेकिन तभी ट्रक से रॉकी और उसके आदमी गन के साथ निकलते हैं जो अधीरा के लोगों पर हमला कर देते हैं। ये सारे गन रॉकी दुबई से खलील से ही खरीद कर लाया होता है। यह देखकर अधीरा और उसके लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पर रॉकी के पास भी अधीरा को मारने का मौका होता है, लेकिन वो अधीरा को जिंदा छोड़ देता है। वहीं जो पॉलिटिशियंस गुरु पांडियन के खिलाफ होते हैं, रॉकी उन्हें धमकी देकर गुरु पांडियन के पक्ष में कर लेता है, जिससे गुरु पांडियन की सरकार बच जाती है। वहीं रॉकी मुंबई जाकर सेठी को भी मारकर मुंबई की गद्दी पर भी अपना कब्जा कर लेता है। जिसके बाद अब रॉकी का साम्राज्य चारों तरफ फैलने लगता है। उसे अब रोकने वाला कोई नहीं होता है। कुछ सालों बाद एक बार फिर से इलेक्शन का समय आता है। इस बार गुरु पांडियन रॉकी से रमिका सेन को मारने के लिए कहता है। वो कहता है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो इस बार रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, और वो प्राइम मिनिस्टर बनती है तो हम लोगों के लिए वो बहुत बड़ी खतरा साबित हो सकती है। लेकिन रॉकी का एक वसूल था कि वो औरतों और बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। इस वजह से वो रमिका सेन को नहीं मारता है। जिसके बाद रमिका सेन बहुमत से विजय होती है और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। रमिका के प्राइम मिनिस्टर बनते ही सीबीआई चीफ तुरंत ही रमिका सेन से मिलते हैं। वो रमिका को केजीएफ और रॉकी की पूरी कहानी बताते हैं, जो जानने के बाद रमिका बहुत ही दंग रह जाती है। वो यहाँ पर रॉकी के खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करने के लिए उसके सभी जगहों पर रेड मारने के लिए कुछ टीम को भेजती है। वहीं इधर केजीएफ में हम एक पत्रकार को देखते हैं जो छुपकर यहाँ की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गार्ड की नजर उस पर पड़ जाती है। जिसके बाद गार्ड उसे लेकर रॉकी के पास आते हैं। यहाँ पर रॉकी उसके ऑनेस्टी से खुश हो जाता है और वो फिर उसे वहीं पर ही रुकर केजीएफ की असली सच्चाई लिखने के लिए कहता है। और यह पत्रकार वही आनंद होते हैं जिन्होंने केजीएफ की कहानी को लिखा था। वहीं दूसरी तरफ अब सीबीआई ऑफिसर रॉकी के सभी जगहों पर रेड करते हैं, लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही गोल्ड को वहाँ से हटा लिया जाता था। इस वजह से सीबीआई ऑफिसर्स को रॉकी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता है सिवाय एक गोल्ड बिस्किट के। वहीं इस बात की खबर जब रॉकी को लगती है तब वो उस एक गोल्ड बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। पुलिस स्टेशन में जब लोग रॉकी को देखते हैं तब उनकी हालत खराब हो जाती है। दरअसल उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि यह सोने की बिस्किट रॉकी का है। जिसके बाद अब रॉकी उस एक बिस्किट को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और वो फिर एक बहुत ही बड़े गन से पुलिस स्टेशन पर गोलियों की बारिश कर देता है। वो पुलिस स्टेशन को तहस नहस करने के बाद वहाँ से निकल जाता है। वहीं रमिका सेन को रॉकी को पकड़ने के लिए एक प्रूफ मिल जाता है, जिसके बेसिस पर अब वो रॉकी को पकड़ने के लिए अपने ऑफिसर्स को भेजने वाली होती है। तभी रॉकी उनके ऑफिस में पहुँच जाता है। यहाँ पर रॉकी रमिका को अपनी खुद की कंप्लेंट करते हुए एक फाइल देता है और उनसे कहता है कि मैं अपने पैसे किस किस ट्रस्ट के माध्यम से छिपाता हूँ, ये सब जानकारी इस फाइल में है। फाइल को देकर अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर रमिका के कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं जो रमिका की फाइल लेने से मना करते हैं। वो कहता है कि रॉकी के इस ट्रस्ट से हमारी पार्टी के करीब 200 लोगों को पैसे जाते हैं। अगर आप रॉकी के कंप्लेंट को एक्सेप्ट करेंगी तब इस बात का पता सब लोगों को चल जाएगा और इससे हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद रमिका के होश उड़ जाते हैं। वो ये सब समझ जाती है कि रॉकी को हराना बहुत ही मुश्किल है। रॉकी को हराने के लिए उन्हें एक क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ेगा। जिसके बाद रॉकी अपनी माँ की कब्र को निकालकर केजीएफ में लाता है। वो केजीएफ में उनकी समाधि बनाता है और फिर उस समाधि की देखभाल करने के लिए अपने पिता को रखता है, जो कि अभी जिंदा होते हैं। वो कहता है कि उसके पिता ने उसकी माँ की जिंदा होते समय उनका ध्यान नहीं रखा था, लेकिन अब वो उसकी माँ की समाधि की देखभाल पूरी उम्र करेंगे। अब यह देखकर रीना रॉकी से इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद अब वो दोनों शादी कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी के जरिए अधीरा को केजीएफ के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। दरअसल ये रास्ता माइन नंबर 3 से होकर जाती है, जहाँ पर अब खुदाई बंद हो गई थी। जिसके बाद अब अधीरा अपने साथियों के साथ रॉकी को मारने और केजीएफ पर कब्जा करने के लिए उसी सुरंग से होते हुए केजीएफ में पहुंच जाता है। वहीं इधर केजीएफ में रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, जो जानने के बाद वो इस बात की खबर रॉकी को देने के लिए जाती है। वो रॉकी से कहती है कि माँ आ रही है, जो सुनकर रॉकी एकदम भावुक हो जाता है। वो समझ जाता है कि रीना प्रेग्नेंट है, लेकिन अब रॉकी जैसे ही रीना के पास जाता है कि तभी अधीरा पीछे से रीना को गोली से शूट कर देता है, जिससे रीना की मौके पर
पर मौत हो जाती है, जो देखकर रॉकी को एकदम गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पर चारों तरफ फाइट होने लगी है। वहीं रॉकी भी अधीरा को मारने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन अधीरा रॉकी पर भारी पड़ रहा होता है। इसी दौरान रॉकी को उसका बेस्ट हथियार यानी कि उसका हथौड़ा मिल जाता है, जिसके बाद वो अधीरा पर उसी हथौड़े से हमला कर देता है। जिसके बाद अब अंत में रॉकी अधीरा को उसका गला दबाकर जान से मार देता है। अधीरा को मारने के बाद रॉकी को जब ये पता चलता है कि वो लोग माइन नंबर 3 से आए थे, तब वो सब समझ जाता है कि अधीरा को यह रास्ता किसने दिखाया है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने कुछ साथियों को लेकर मारने के लिए पार्लियामेंट हाउस में ही पहुंच जाता है। रीना की मौत की वजह से रॉकी को इस समय बहुत ही गुस्से में होता है। उसे इस रूप में देखकर सारे पॉलिटिशियंस इधर उधर भागने लगते हैं। अब वहाँ पर केवल रमिका सेन और गुरु पांड्यान ही बचे हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर ये रिवील होता है कि अधीरा को रास्ते दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि गुरु पांड्यान ही है। दरअसल गुरु पांड्यान ही था जिसने गरुणा और अधीरा को लड़वाया था। फिर गरुणा को मारने के लिए रॉकी को भी केजीएफ भेजा था। वही अब वो रॉकी को मारने के लिए अधीरा से भी मिल गया था। जिसके बाद अब रॉकी पार्लियामेंट हाउस में ही गुरु पांड्यान को शूट कर देता है और मार देता है। वही रॉकी के पार्लियामेंट में हमला करने की वजह से रमिका के पास उसके खिलाफ एक बहुत ही बड़ा सबूत मिल गया होता है। जिसके बाद वो एक बहुत बड़ी आर्मी को केजीएफ पर हमला करने के लिए भेज देती है। वहीं अब केजीएफ में भी सब लोगों को इस बात का पता चल जाता है। इस वजह से अब केजीएफ के सभी लोग केजीएफ को खाली करके वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं जब आर्मी रॉकी को पकड़ने के लिए उसके महल में घुसते हैं, तब उन लोगों को पता चलता है कि रॉकी केजीएफ का सारा सोना लेकर वहाँ से कहीं चला गया है। इस बात की खबर जब रमिका को होती है, तब वो भी हैरान हो जाती है। लेकिन तभी नेवी ऑफिसर्स को रॉकी के इंडियन ओशियन में ही होने का पता चलता है, जो कि ये खबर खुद रॉकी ने दी होती है। जिसके बाद अब रमिका के कहने पर नेवी ऑफिसर्स रॉकी से उसकी जहाज को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन रॉकी उनकी बात को नहीं सुनता है। जिसके बाद रमिका रॉकी पर और उसके केजीएफ पर मिसाइल से हमला करने का आदेश देती है। जिसके बाद ऑफिसर्स केजीएफ और रॉकी पर हमला कर देते हैं। इस हमले में रॉकी मारा जाता है। वहीं रॉकी के साथ ही सारा सोना समुद्र में समा जाता है। दूसरी तरफ केजीएफ भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद रॉकी ने मरने के बाद भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा था। उसने केजीएफ के लोगों के लिए पहले ही एक शहर बना दिया था, ताकि वो लोग उसके जाने के बाद बेघर ना हो। वहीं रमिका रॉकी के अस्तित्व से जुड़े सारे सबूत को मिटवा देती है। इसी वजह से इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज के लोगों को रॉकी के बारे में पता नहीं होता है। जिसके बाद अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर सभी लोग रॉकी की कहानी को सुनकर काफी भावुक हो जाते हैं। तभी फाइल्स को हटाते समय रॉकी की कहानी सुन रहे एक प्यून की नजर एक दूसरी किताब पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है कि केजीएफ चैप्टर 3 यानी पिक्चर अभी बाकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।